चलिए देखिए, तो बस चीजों को समझना क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ पे हम लोग प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो बेटा एक सिंपल सा फिगर सबसे पहले हम जस्टिफाई करेंगे, और ये फिगर क्या होगा इस चीज को देखिए। तो बेटा देखो यहाँ पर आपको एक ये कंडक्टर दिया गया, ठीक है, जिस तरीके से कहानी सुनते हैं हाँ हाँ करते हैं ना बेटा, वैसे किए रहा करो, तो मुझे भी एक जो है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए इसको आपने कर दिया, ये एक प्लेट बना दिया, और यहाँ पर बेटा ये दूसरा प्लेट बना दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहा और बेटा ये आपका नेगेटिव टर्मिनल रहा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, जैसा आपकी बुक में दिया गया है, तो आप चीजों को क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे आपस में। बेटा ये आपका एक कंडक्टर रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। ये आपको दिया गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक प्लेट दिया गया, तो यहाँ पर आपने इसे पॉजिटिवली चार्ज बता दिया, और यहाँ पर इसे बता दिया आपने नेगेटिवली चार्ज। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया एनोड, और ये हो गया आपका कैथोड। हालांकि कैथोड एनोड का कोई इशू नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर कुछ चीजें हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ ऑर्डर 10 to power 5 of order 10 to power 5 meter per second. Free electrons moves with very high velocity of order 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड। इस रेट से बेटा वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट होगा, दे कोलाइड विथ ईच अदर, with each other, but their energy is conserved, energy is conserved, जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, समझिएगा। एनर्जी कंजर्व कैसे होगी बेटा, जब वो तेजी से मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन की टाइम पे बेटा क्या होगा, वो तेजी से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और उस एनर्जी को जब हिट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, चारों तरफ फैल जाएगी, और बेटा जब वो लड़ने के बाद वापस जाएंगे तो उसी एनर्जी को फिर से क्या करेंगे, गेन करेंगे, और गेन करने पर उसको काइनेटिक में बदल के फिर से लड़ेंगे, फिर से एनर्जी डिस्ट्रक्ट होगी, ठीक है, और फिर सराउंडिंग से उसी को गेन करेंगे, फिर से लड़ेंगे। तो बेटा ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, तो ना तो एनर्जी का कंजम्पशन होता है और ना ही एनर्जी का प्रोडक्शन। उसी एनर्जी को वो एक प्रॉपर साइक्लिक प्रोसेस में प्रोड्यूस करते जाते हैं और एब्जॉर्ब करते जाते हैं, प्रोड्यूस करते जाते हैं और एब्जॉर्ब करते जाते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको मिलता है एवरेज टाइम बिटवीन टू consecutive collision is called relaxation time यानी टाउ। जो एवरेज टाइम होता है टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच, जैसे मानिए अगर यहाँ से ये चला और यहाँ आके लड़ा, यहाँ से गया यहाँ पर लड़ा, यहाँ से गया यहाँ पर लड़ा, यहाँ पर लड़ा, तो बेटा सबके बीच में अलग अलग टाइम लग रहा होगा। लेकिन जो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन होता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में लगने वाला जो एवरेज टाइम है उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उसे रिप्रेजेंटेट करते हैं किससे, टाउ से, ठीक है। फिर उसके बाद होता है
एवरेज लेंथ ट्रेवल्ड बाई इलेक्ट्रॉन, एवरेज लेंथ ट्रेवल्ड बाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री मीन पाथ। फ्री मीन पाथ इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं बेटा? ओवरऑल लेमडा से रिप्रेजेंटेट करते हैं। किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं बेटा? ओवरऑल लेमडा से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यहां पर देखिए आपको क्या चीजें बताई जा रही हैं। एवरेज लेंथ यानी यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ लेंथ वो चला होगा, फिर यहां से यहां जाने में कुछ ना कुछ लेंथ चला होगा, यहां से यहां आने में। तो जो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? फ्री मीन पाथ या मीन फ्री पाथ। ठीक है ना? अब उसके बाद देखिए बेटा, अगले टर्म्स आपके पास जो आते हैं, एक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक टर्म आपके पास आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ध्यान दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बेटा हम लोग वीडी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। किससे? वीडी से। किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कुछ इस तरीके से बताते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, या फिर ये बताइए, या तो ये बताइए कि व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द इंड्स ऑफ कंडक्टर, या तो कही कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इंड्स ऑफ कंडक्टर, क्योंकि जब तक पोटेंशियल नहीं अप्लाई करोगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा इतना? तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड across ends of conductor, across ends of conductor, free electrons acquire very low velocity opposite to applied electric field, applied electric field कितने ऑर्डर की होती? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की ऑर्डर की, यानी बहुत ही स्लो वेलोसिटी होती है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से बेटा, इसमें बताया जा रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर्स वेरी लो वेलोसिटी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी बेटा? इधर से इधर की तरफ। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे एक बहुत ही लो वेलोसिटी से, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की ऑर्डर में, यानी बहुत कम होती है। यानी 10⁻⁴ का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का 10,000 पार्ट, यानी 1/10,000 पार्ट जो होगा उस वेलोसिटी से। तो यहाँ पर बेटा ये होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए इसके लिए आपको कुछ और चीजें दी जा रही है। तो देखो यहाँ पर क्या चीजें आपको मिली, करंट मिल गया, रिलैक्सेशन टाइम मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। मोबिलिटी देख लीजिए, एक टर्म और बच रहा है, मोबिलिटी। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो मोबिलिटी नेम से ही क्लियर है, किसी इलेक्ट्रॉन की मूविंग एबिलिटी। लेकिन बेटा हम इसको ऐसा बता नहीं सकते हैं, हम इसको ऐसा बता नहीं सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की मूविंग एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? मोबिलिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडामेंटल होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। धीरे धीरे देखो, म्यू इक्वल्स टू होता है वीडी बाई ई। तो प्रैक्टिकली आप क्या बता सकते हो इसे? प्रैक्टिकली आप बता सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने पर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर की जाएगी, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मोबिलिटी। तो लिख रहा हूं यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by per unit electric field। बिल्कुल बेटा, मोबिलिटी क्या है? देखिए, मोबिलिटी का मतलब होता है, देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों जाना स्टार्ट किए, समझिएगा बेटा। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से कैरियर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर वो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंटेन करेंगे, यही है बेटा आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब मूविंग एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ पाए बेटा? ठीक है, मूविंग एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट मोबिलिटी। ठीक है ना, म्यू से रिप्रेजेंटेट करते हैं, लेकिन वो किसके रीजन से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है बेटा। इसको जल्दी से नोट कर लो, तो फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे के पार्ट पे। ठीक है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक टर्म अगर ना समझ में आए तो आप उसे पूछ सकते हैं बार बार, ये दिन नहीं दिन ना है, मतलब बार बार आप पूछ सकते हैं। नोट करिए बेटा। तो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद बेटा सबसे पहली चीज जो आती है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच का रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच का रिलेशन। ये जो चीजें लिखी हुई हैं, क्या ये क्लियर है बेटा पूरी तरीके से? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी लोगों ने नोट कर लिया बेटा इसे? गुड। चलिए देखिए यहाँ पे, चलो देखो बेटा, एक क्वेश्चन है छोटा सा, आप जैसा ही है, बिल्कुल प्यारा सा। देखिए, इन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट। इन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम 0.5 एंगस्ट्रॉम with a speed of 2.6 into 10 to power 6 meter per second. 6 meter per second. Find the equivalent current. Find I. I की वैल्यू आपको निकालनी है। I की वैल्यू कितनी होगी, आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा,
एक्चुअली है क्या, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इतना गिवन है। अब जब आपको सॉल्व करना है तो I इक्वल टू होता है बेटा आपके पास क्या, I इक्वल टू आपके पास होता है Q बाई T, लेकिन आपको T के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। तो T इक्वल टू देखो, फॉर एनी सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर, क्योंकि I इक्वल टू क्या चाहिए, Q बाई B चाहिए बेटा, क्या चाहिए, Q बाई B चाहिए, लेकिन हमारे पास Q बाई T चाहिए। हमारे पास Q तो है, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास T नहीं है, टाइम। तो यहाँ पर देखो, फॉर एनी सर्कुलर ऑर्बिट, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए बेटा T जो होता है वो क्या होता है, T होता है 2πr सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, ठीक है, यही तो होता है टाइम का फार्मूला। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 2πr अपॉन स्पीड कितना है, v कर दो, तो 2πr, 2 करो, पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, ठीक है ना। जब आप इसे रखोगे तो सीधे सीधे आप इसे सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बस ये वैल्यू रख दो, इतना रहने दो। अब यहाँ पर जब लेकर के चलोगे तो Q अपॉन T की वैल्यू कितनी है 2πr, और V नीचे से ऊपर चला जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V की वैल्यू कितनी है बेटा 2.6 इंटू 10⁶ अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, चाहो तो ये कर दो, नहीं तो 3.14 ही कर दो, 3.14। और आर की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5 एंगस्ट्रॉम, कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना बेटा। अब आपने इसे सीधे सीधे सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा 16 6 96, 16 to the 32 plus 9 41, 4.16 आ गया इंटू 10⁻⁻13 आ गया अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 6.28 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻10, फिर से सॉल्व करो, 4.16 इंटू 10⁻⁻3 आ गया, ये ऊपर गया तो कितना आ गया -3 अपॉन में इसको लेकर चलो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 5 6 जा 30, 31 31, 3 पॉइंट इतना आ गया बेटा। अब सॉल्व कर लो इसे, 4160 डिवाइड करो बेटा 3140, कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम, 3140 कितना आ गया बेटा यहाँ पे 0201, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, 0 कर दिया, कितनी टाइम जाएगा बेटा 3 टाइम जाएगा, तो कितना आ गया 1.3 इंटू 10⁻⁻3 कूलम एम्पियर दिया गया, कितना एम्पियर दिया गया, बस बेटा आ गया। अब इसे चाहो तो मिली एम्पियर कर सकते हो, इसे चाहो तो क्या कर सकते हो मिली एम्पियर कर सकते हो, तो बता दोगे आई कितना हो जाएगा 1.3, क्योंकि 10⁻⁻3 जो होता है वो मिली का सिंबल होता है बेटा, किसका सिंबल होता है मिली का, तो ये हो जाएगा 1.3 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, बस काम खत्म, ये आंसर आ गया बेटा। समझ में आया बेटा, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन बेटा अगर मैं कहूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर में कई बार आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्यू की वैल्यू दी नहीं गई होती है, हमने यहाँ पर दे दिया, लेकिन जब करंट के कैलकुलेशन की बात होगी तो बेटा ऑब्वियसली क्यू क्या लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये बहुत ही फिक्स होना है, इसमें कहीं पर कोई भी वेरिएशन आपको अलग से मिलता नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अरे कोई तो बोल नहीं बेटा, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसी का दूसरा न्यूमेरिकल फिट करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, चले आगे। वेरी गुड, रिस्पॉन्स तो आया, श्रेयांश भैया ने बोला, ठीक है, तनय जी ने बोला और अंशुमान जी ने बोला, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है।
देखो बेटा, अगला पार्ट जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। कुछ आपका भी क्लियर किया। देखिए बेटा, अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ radius r has charge q distributed, has charge q equally distributed over it, over it. What will be equivalent current? What will be equivalent current if it rotates with an angular velocity omega? If it rotates with an angular velocity ओमेगा। चलिए देखते हैं बेटा कि अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो आपको कैलकुलेशन करना है। तो बेटा फिर से देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलनी है यहाँ पे, क्या है वो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस यहाँ पर चीजों को घुमाने की कोशिश की जा रही है, एक अलग तरीके से रिप्रेजेंटेट करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्यू के लिए कुछ नहीं दिया, मतलब कोई मैथमेटिकल वैल्यूज नहीं दी गई है, लेकिन आपको पता है कि आई इक्वल टू क्या मिलना है, क्यू बाई टी, और हमें टी के बारे में ही नहीं पता है, हमें टी के बारे में ही नहीं पता है, ठीक है ना। बट फॉर अ रोटेटिंग बॉडी, फॉर अ रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या होगा बेटा, रोटेटिंग बॉडी के लिए आपके पास टी इक्वल्स टू मिलता है 2 पाई बाई ओमेगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया हुआ है, तो बेटा एक्चुअली ओमेगा इक्वल्स टू जो होता है वो होता है 2 पाई एफ। ये ओमेगा की वैल्यू होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, ठीक है, और एफ की वैल्यू होती है 1/t, तो 2 पाई बाई टी हो जाता है, और टी की वैल्यू मिलती है 2 पाई बाई ओमेगा। तो बेटा यही हमने यहाँ पर रखा। अब इसके बारे में आप आगे जानोगे, ना ना ना, आप तो पढ़ चुके हो 11th में बेटा, आप 12th के बच्चे हो, आप तो पढ़ चुके हो इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा हो गया आपके पास। क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, क्यू को एज इट इज क्यू रहने दो और इसको रख दो 2 पाई बाई ओमेगा। ये ओमेगा ऊपर चला गया तो आई की वैल्यू मिली क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई एम्पियर। ये बेटा हो गया आपका इसका स्पेसिफिक रिलेशन। और ये आपका एक फार्मूला भी होता है कि किसी रोटेटिंग कंडक्टिंग, हाँ, आर रेडियस में रोटेट करती हुई कंडक्टिंग रिंग के अक्रॉस अगर क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें टोटल कितना करंट प्रोड्यूस होगा, इसका भी आपका ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक, फिजिक भर का इतना सा, ठीक है ना, करंट डेंसिटी। हाँ बेटा, क्वेश्चन की डिमांड देखो, इसमें हमने बस यही नहीं लिखा कि निकालना क्या है। क्वेश्चन है अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है। नॉन कंडक्टिंग रिंग का मतलब समझ रहे हो कि जो चार्ज दोगे वो उसके आउटर सरफेस पे ही रह जाएगी, अंदर के सरफेस पे जाएगी नहीं। नॉन कंडक्टिंग रिंग है बेटा, ठीक है ना, यानी अंदर कोई ना कोई इंसुलेटर या तो भरा हुआ है या तो खुद वो ऐसे ट्रीट कर रहा है कि चार्ज को अंदर जाने नहीं देगा। नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझे बेटा, मतलब नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या बताएगा, समझो इस चीज को। कंडक्टिंग होता तो कंडक्टिंग में हमेशा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, लेकिन नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी, कंपलसरी है, समझे इस चीज को।
क्योंकि हमने पिछले ही चैप्टर में बताया था कंडक्टिंग में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि बेटा वो अंदर के मटेरियल और स्पेस पे डिपेंड करता है। रेडियस आर है और उससे वो देखो क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, उसके बाहर, ओवर का मतलब उसके आउटर सरफेस पे क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर क्यू जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्यू अगर पॉजिटिव होगा तो अंदर नेगेटिव जाएगा, और अगर पॉजिटिव मतलब सेम चार्ज अंदर प्रोसीड नहीं करेगा। व्हाट विल बी इक्विवेलेंट करंट? इक्विवेलेंट करंट क्या होगा? इफ इट रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी। अब समझो, ये एक अंगूठी रही, ठीक है ना, ये इससे बंधी हुई है, अब ये ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दी, ये इस तरीके से तेजी से मूव कर रही है। तो समझिए, अगर उस अंगूठी पे चार्ज क्यू है बेटा, तो क्यू भी तो रोटेट करेगा, क्यू भी तो मूव करेगा, और क्यू के मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो बेटा वही यहाँ पे पूछा है कि जब रिंग रोटेट कर रही है तो चार्ज भी रोटेट कर रहा है, और अगर चार्ज रोटेट कर रहा है देन फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रिंग। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्यू पे और ओमेगा पे। 2 पाई तो कांस्टेंट है ना आपका, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा करंट जनरेट होगा, या ओमेगा वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वो भी उतना। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। एक छोटा सा टॉपिक होता है करंट डेंसिटी। आज सभी टॉपिक्स, अब देखो आज तो, क्योंकि हाँ आज तो आगे बढ़ने कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने अभी टॉपिक्स हमने देखे हैं उन सभी टॉपिक्स के कुछ ऐसे ऐसे, जैसे देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ, ठीक है ना, जिसका नाम लेंगे वही बताएंगे, कोई भगिएगा मत, नहीं तो संख्या कम होने लगती है क्वेश्चन पूछते टाइम पे। हाँ आप बताइए, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई होती है? तो किस ऑर्डर में वेलोसिटी होती है? आयुष बताइए बेटा। आयुष, व्हाट इज द नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड? आयुष कहाँ है? प्रिया आप बता दो बेटा, व्हाट इज द नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड? अरे सबके सब लोग गायब हो गए। तने बेटा आप ही बता दो। चलिए आदित्य आप ही बता दीजिए। 10⁵ वेरी गुड। और बेटा किशन आप बताइए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है तब वो किस ऑर्डर में होता है? किशन भैया बताइए जल्दी। ठीक है, 10⁻⁻⁴ ऑर्डर का होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए बस उन्हीं चीजों के बारे में, जैसे एक सम अभी और बचा है देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम, देखो बेटा अगला जो पार्ट होता है वो होता है करंट डेंसिटी। अच्छा, अरे बेटा क्वेश्चन तो हम देखो, हम कोई एलियन तो है नहीं बेटा कि कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम तो सिंपल सा पूछ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती है तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है? तो स्टार्टिंग में ही लिखा था, when no electric field is applied then electron randomly moves in any direction with rate of 10⁵ मीटर पर सेकंड। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है तो उस समय बहुत स्लो रेट से चलते हैं। वो कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की। ठीक है ना? चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगला है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, देखो बेटा करंट डेंसिटी से बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि करंट की डेंसिटी का मतलब कहीं ना कहीं ये किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? तो देखो जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं बेटा? जे से। किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? जे से। कल बताया भी था आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए।
करंट डेंसिटी जो होता है दैट इज I/A। क्या होता है बेटा? I/A। आई क्या होता है? आई एक्चुअली होता है करंट और ए क्या होता है? एरिया। तो करंट पर यूनिट चार्ज को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कितना हो गया बेटा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपको करंट डेंसिटी के बारे में बताया गया, ठीक है ना। अब देखिए जो टर्म्स अलग अलग दिए गए हैं, जैसे करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I/A हो गया, इसके और भी रिलेशन है बेटा, ऐसा नहीं है कि बस ये इतने पे ही खत्म है। रिलैक्सेशन टाइम देखिए बेटा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल्स टू लेमडा अपॉन BRMS होता है, ठीक है ना। लेमडा क्या है बेटा? फ्री मीन पाथ, अभी बताया था मैंने, क्या है वो? फ्री मीन पाथ। और V क्या है बेटा? V है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड वही वाली स्पीड जो आपका था 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो जब वो वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है तो रिलैक्सेशन टाइम कितना कम होता होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम ऑब्वियसली 10⁻⁵ सेकेंड के ऑर्डर में होगा। नहीं, 10⁻⁻8, क्योंकि जो लेंथ होती है ये मिली या माइक्रो में एग्जिस्ट करेगी, किसमें? मिली में एग्जिस्ट करेगी। और ये 10⁵ होगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो होगा ये 10⁻⁸ सेकेंड के ऑर्डर में होगा। ध्यान रखिएगा, 10⁻⁸ सेकेंड के ऑर्डर में होगा। लेमडा क्या होता है? लेमडा है फ्री मीन पाथ। फ्री मीन पाथ का मतलब, हाँ बेटा ये बताया जा रहा है कि जो सेकंड होगा ना बेटा, उसमें जो इसका क्या कहते हैं 10 का जो पावर होगा वो यही होगा 10⁻। आगे का नंबर कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी जो होगी वो 10⁻⁻8 सेकंड में ही होगी। कैसे समझो? लेमडा जो खुद होता है ये मिलीमीटर में होता है, किसमें? मिलीमीटर में। अब ये 1 मिलीमीटर हो सकता है, 2, 4, 5, 6 ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। और BRMS जो होता है बेटा वो 10⁵ के पावर में होता है, किसमें होता है? 10⁵ में। मैंने बताया ना कि कितने के ऑर्डर में होगा, जैसे हो सकता है 3 × 10⁵ हो, 7 × 10⁵ हो, 9.3 × 10⁵ हो, 1.379। बस इसमें मेन चीज क्या है कि डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा, और इसके आगे की वैल्यू जो होगी वो 10⁵ ही होगी, दैट इज कंपल्सरी। यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है कि 10 के किस पावर में आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मिलेगा। समझे भैया बात को? चलिए ना, तो देखो यहाँ पर ये मिलीमीटर में है बेटा, तो ये 10⁻³ के ऑर्डर में है। ये मीटर में है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ हो जाएगा। तो किस ऑर्डर में आया बेटा? ये 10⁻⁸ के ऑर्डर में आया। क्या? रिलैक्सेशन टाइम टाउ की वैल्यू किस ऑर्डर में आई बेटा? 10⁻⁸ सेकेंड के ऑर्डर में आई। क्या ये क्लियर है? गुड है बेटा। नहीं बेटे, अब इसके आगे कुछ भी हो सकता है ना। 2 × 10⁻⁸, 2.6 × 10⁻⁸, 4.9 × 10⁻⁸, 9.3 × 10⁻⁸। हाँ, डेसिमल के आगे 2 डिजिट नहीं होंगे, कभी ये नहीं होगा कि 10.3 10⁻⁸, 16.9, ऐसा नहीं। डेसिमल के पहले एक डिजिट। अब ए वैरी करेगा, ए वैरी करेगा। ए क्या होगा? कोई भी नंबर हो सकता है, बस डेसिमल के आगे एक डिजिट। 2 × 10⁻⁸, 5 × 10⁻⁸, 7 × 10⁻⁸, 1.4 × 10⁻⁸, कुछ भी होगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? 10 ही होगा। समझे ना? नहीं बेटा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, उसमें डेसिमल के आगे हमेशा एक ही डिजिट रखी जाती है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म का ही दिया जाता है, ठीक है ना। समझो इस चीज को।
1.7 इंटू 10⁸ तो -8 ठीक है, लेकिन अगर ये 17.7 इंटू 10⁻⁻8 हुआ बेटा, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसको इधर लाओगे, तो बेटा ये हो जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁷। देखो बेटा ये बदल गया कि नहीं बदल गया? ये बदल गया ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म का बताया जाता है, जिससे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी बदलने ना पाए बेटा, ठीक है ना जी। ये इतना सा हो गया 10⁻⁸ सेकेंड। अब इसके बाद बेटा आपका आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है देखिए, वीडी से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और वीडी से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ये होता है माइनस हालांकि ठीक है, वीडी इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये होता है बेटा। ये जानो, बाकी आगे की जो चीजें हैं बेटा वो डेरिवेशन में क्लियर करेंगे, नहीं तो चीजें ये। और देखो बेटा, इसकी यूनिट सेकंड होगी, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी ही तो है। अब यही से देखो आई की वैल्यू क्या मिली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना मिलेगा, आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, तो वी डी इक्वल टू कितना मिलेगा, आई अपॉन एन ई ए। अगर आप यहां से देखोगे आई की वैल्यू रखोगे तो ए से ए कट जाएगा, और जे का एक और फार्मूला आएगा एन ई ए बी डी अपॉन ए, तो ए से ए कट गया, तो यहाँ पर मिला जे इक्वल टू एन ई बी डी, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही ढेर सारी चीजें टहलते खेलते घूमते हम लोगों को पढ़ना है आज इतने। हाँ बेटा, काव्या बताइए बेटे। कहाँ पे बेटा? हाँ 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 बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ये एनी आया ही वहीं से है बेटा। कल के डेरिवेशन में हम जानेंगे कि ये एनी आया कहाँ से, क्यू की वैल्यू से ही आया। टोटल 4 अभी कल हम देखेंगे ना, कल चाहे ये डेरिवेशन हो, चाहे ये डेरिवेशन हो, चाहे ये हो, हर एक डेरिवेशन है बेटा, यही तो काइनेटिक थियरी है। लेकिन आज पहले इंटरप्रिटेशन जरूरी था, कल तो वैसे ही रफली ही था सब कुछ, बस उसमें वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जरूरी था। और उसमें हाँ, कल की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी बेटा, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट के लिए आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए करना होता है। एवरेज करंट में दो वैल्यूज आई टी की रख करके सॉल्व करते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएट करना होता है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। बाकी इन सब का डेरिवेशन कल है, आप यहाँ पर बिल्कुल क्यू रख सकती हो बेटा, आई अपॉन क्यू, और आई की जगह पे भी क्यू बाई टी, तो क्यूब से क्यू को मतलब चीजें बहुत आएंगी बेटा, ठीक है ना। और फिजिक्स में वही लोग सक्सेस है बेटा जो इस तरीके से ढेर सारे इंटरप्रिटेशन कर सकें, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को प्यारे बच्चों यहीं से कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे, कल काइनेटिक थियरी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, ठीक है ना। आज तो वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक, रोज लगाया करिए, रोज बंदर बंद करके आया करे क्लास में, हाँ। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना। मोस्ट वेलकम बेटा।